जी बेटा, हमारा कल का जो लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू होमोलॉगस और होमोजाइगस का डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो हमारा जीनोटाइप, ठीक है, और एलील्स, खास तौर पे एलील्स का मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई सेल डिप्लॉयड है तो उसके अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो जो जीन्स होंगे वो भी सेम होंगे। और होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर पेयर बना रहे हैं तो होमोलॉगस जीन जो हैं वो भी, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना रहे हैं तो होमोलॉगस जीन भी पेयर में है। ऑब्वियसली होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है तो उनको आप जो है वो एलील्स कहते हैं एक दूसरे के हवाले से, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम जीन्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि एक तो वो दोनों के दोनों सेम है किस लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन फंक्शन के हिसाब से या परफॉर्मेंस के एतबार से, वो अपने शो ऑफ के एतबार से, वो अपनी जो एक्सप्रेशन के एतबार से, एक्सप्रेशन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन के एतबार से दो तरह की कैटेगरीज में आ सकते हैं। एक कैटेगरी है कि जिसमें वो जीन एक्सप्रेशन शो करें। अगर वो शो करते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो डोमिनेंट है। और अगर दे आर अनेबल टू शो एनी जीन, एनी कंपेनियन ऑफ अ जीन दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप रिसेसिव कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। या तो वो क्या करे, प्रोटीन बना ही ना रहा हो, या वो अगर एक्सप्रेशन दे रहा हो, यानी एक्सप्रेस कर रहा हो, अपने आप को शो कर रहा हो, लेकिन यूजलेस प्रोटीन बना रहा हो, तो ऐसे केस में आप उसको क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा था कि क्योंकि पेयर ऑफ जीन्स है ना, पेयर ऑफ जीन्स है जिसकी बेस पे आप इनको एलील्स कह रहे थे, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स है। तो पेयर ऑफ जीन्स जो है वो अगर दोनों सेम होंगे ना, यानी दोनों डोमिनेंट हो और या दोनों रिसेसिव हो, तो ऐसे केस में हम उनको क्या नाम देते हैं, दोनों एलील्स अगर डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव हो, यानी दोनों अगर सेम हो, तो ऐसे केस में हम उनको नाम देते हैं होमोजाइगस एलील्स का। और अगर जो दोनों एलील्स हैं वो डिफरेंट हो, यानी एक डोमिनेंट हो, उस पूरे पेयर का एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तो उसको हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस का। ये टोटल बात हुई थी। उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू हुई थी कि अगर हम कहते हैं कि जो अब इसकी फिर हम टेक्निकल टर्म्स की तरफ आए थे। हमने कहा था कि असल में ये जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, कि दोनों सेम या दोनों डिफरेंट, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, यानी एलील्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। दोनों होमोलॉग्स पे, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दोनों होमोलॉग्स पे वो दोनों के दोनों जो जीन्स होंगे वो किस कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे, दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों रिसेसिव होंगे, या दोनों जो है वो डिफरेंट होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बात को डिस्कस करते हैं कि या दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव हैं या दोनों ही डिफरेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं जीनोटाइप। तो अगर मैंने आपसे कल पूछा था, आखिरी सवाल जो हमारा डिस्कस हुआ था वो ये था कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा जीनोटाइप क्या है, ठीक है, और आप कहते हो कि सर होमोजाइगस है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि होमोजाइगस का मतलब है सेम। तो आप ये कैसे मुझे बताओगे कि दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है? बेटा इसका आंसर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, होमोजाइगस तो आप मुझे बता दोगे कि सर जीनोटाइप होमोजाइगस है, लेकिन कंप्लीट आंसर क्या होगा? अगर सर दोनों कैपिटल ले होंगे तो हम उसके लिए यूज करेंगे डोमिनेंट, हाँ जी, होमोजाइगस डोमिनेंट। जी बिल्कुल। और अगर दोनों स्मॉल ए होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। जी परफेक्ट आंसर। कि असल में होमोजाइगस जो है वो जीनोटाइप जब आप डिफाइन करते हैं ना, यानी दोनों जीन्स किस सूरत हाल में मौजूद हैं, दोनों एलील्स जो हैं वो किस तरह मौजूद हैं। तो किस तरह मौजूद से मुराद परफॉर्मेंस के एतबार से, एक्सप्रेशन के एतबार से वो दोनों किस तरह मौजूद हैं। तो आप मुझे सबसे पहले तो बताएंगे कि सर ये होमोजाइगस हैं, लेकिन होमोजाइगस का प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्लीटली डिपेक्ट नहीं कर रहा। फिर आप मुझे बताएंगे कि सर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी दो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब ये है कि बोथ कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। और होमोजाइ अगर मैं कहता अगर आप मुझे जवाब देते हैं कि सर ये होमोजाइगस रिसेसिव है, कॉम्बिनेशन इस वक्त जीनोटाइप जो इस वक्त है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी जीन्स अपने एक्सप्रेशन के एतबार से अपने आप को दोनों के दोनों जो है वो फेल टू एक्सप्रेस है, यानी ये अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है।
तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे कि सर दे आर होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि दोनों मौजूद हैं, दोनों हमारी बॉडी में हैं, दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों के दोनों अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहे, सो इट वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, देखिए जीन के पास सिर्फ एक ही चीज है अपने आप को शो करवाने के लिए, जिसको आप कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, जिसको मैं कभी कभी परफॉर्मेंस बोल जाता हूँ, जो कि प्रॉपर वर्ड नहीं है, ठीक, परफॉर्मेंस। लेकिन जीन जो है वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डोमिनेंट है, जिस जीन का इफेक्ट शो हो रहा होगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अगर कैपिटल ए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए एक जगह पर कॉम्बिनेशन आ जाता है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ए अपना इफेक्ट शो कर रहा है, स्मॉल ए अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा हुआ? ए वाला, कैपिटल ए वाला। तो अब सिचुएशन ये है कि फर्ज करें, दोबारा से आते हैं, दोबारा से वही कॉन्सेप्ट है कि जीनोटाइप, मैं पूछता हूँ जी जीनोटाइप क्या है, आपको होता है सर हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्यों भला? जी बेटा जल्दी से। क्योंकि उसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस में दोनों डिफरेंट होंगे, ये देख लीजिए, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन जो एलील्स का है उसमें दोनों एलील्स डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन हम एहतियातन क्या करते हैं, आप लोगों के बुक में जो हेट्रोजाइगस है उसके साथ हम जो है वो डोमिनेंट का वर्ड लगा, रिसेसिव कभी नहीं लगाते, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का वर्ड हम लगा दिया करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हेट्रोजाइगस भी कह देंगे तो इन मैनी केसेस सिर्फ हेट्रोजाइगस का वर्ड भी चलेगा। ठीक है, सो जीनोटाइप एलील का कॉम्बिनेशन है। एलील्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जीनोटाइप एलील्स के कॉम्बिनेशन का डिजाइन कह लीजिए कि या तो वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर वो दोनों सेम है एलील तो होमोजाइगस, होमोजाइगस के आगे दो केसेस हैं और हेट्रोजाइगस के आगे एक ही केस है। ठीक है, अब आइए, मैंने आपको कहा था कि जीनोटाइप, यहां पे कल हमारी बात खत्म हुई थी कि जो जीनोटाइप है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। जो फिनोटाइप होती है वो क्या होती है बेटा? फिनोटाइप होती है हाउ द जीन expresses itself, expresses itself। ठीक है, अब ये चीज है जिसको आप फिनोटाइप कहते हैं, यानी सॉरी मैं जीन लिखना भूल गया, हाउ द जीन, यानी जीन अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से लेकर चलता हूँ, आपके पास है एक पी है, पी प्लांट है। ठीक है, पी प्लांट, इसको आप उर्दू में क्या कहते हैं? इसको आप उर्दू में कहते हैं मटर। ठीक है, जो मटर है वो, अब आप लोग आगे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ेंगे, दो तरह के मटर जो हैं वो मेंडल ने भी डिस्कस किए हुए हैं, एक वो हैं जो येलो कलर के हैं और एक वो हैं जो ग्रीन कलर के। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई इस जीनोटाइप की फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप वो है जो आपको नजर आ रही है, जो एक्चुअली आपके सामने जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर येलो है, अगर येलो है तो वो फिनोटाइप है, उस येलो के पीछे जीनोटाइप क्या है? वो उसके एलील्स का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हैं कि आपका जो है वो आई कलर को डिस्कस कर लेते हैं हम, आई कलर। ठीक है, ये जो आई कलर है इसके हवाले से जब आप डिस्कस करते हैं बात को, तो जो आई कलर है उसमें जो फॉर एग्जांपल एक कलर है ब्राउन, हम एशियन या पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डिस्कस कर लेते हैं, और मोस्टली जो है दूसरा कलर है ब्लैक। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक। अब ये ब्राउन और ब्लैक जो दो कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें जो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों असल में किसी भी जीनोटाइप की फिनोटाइप्स हैं, यानी कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, कोई भी जीन अपने आप को जाहिर कैसे कर रहा है, किसी भी जीन का इफेक्ट आपके सामने जाहिर कैसे हो रहा है, उसको आप कहते हैं शो शो ऑफ जीन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो जीन अपने आप को जिस तरह एक्सप्रेस करेगा, जिस तरह अपने आप को जाहिर करेगा, जिस तरह अपने आप को आपके सामने लाएगा, उसको आप जीन की फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, एच बी का जीन है। ठीक है, अब ये जो एच बी का जीन है ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन है ये बन गई, प्रॉपर बन गई, तो एच बी के जीन जो है उनकी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप होगी, सॉरी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होगी। हाँ भाई जीनोटाइप तो है, ठीक है, कि ये जीन बना रहे हैं, लेकिन उस जीनोटाइप की फिनोटाइप क्या है? हीमोग्लोबिन बनाना।
जीनोटाइप तो ये है कि उसके एलील किस कॉम्बिनेशन में है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन वो तो हो गया जीनोटाइप, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने आप को जाहिर कर रहा है, वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन का बनना फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो हर जीनोटाइप की कोई ना कोई फिनोटाइप होती है। एवरी जीनोटाइप हैज सम सॉर्ट ऑफ फिनोटाइप। अब वो क्या फिनोटाइप जो है वो क्या चीज है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपके सामने जाहिर होकर आती है। ठीक है, सो दीज आर द टेक्निकल टर्म्स। अब ये जरा समझिएगा बात को, ये असल में जेनेटिक्स की टेक्निकल टर्म्स हैं। इनमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि मेंडल ने यूज की थी। मैं बार बार मेंडल का नाम क्यों ले रहा हूं बेटा, मेंडल वो पर्सन था कि जिसने असल में तरीकों की बुनियाद रखी थी कि जेनेटिक्स में किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होंगे। मेंडल वो पर्सन था जिसने एक लाइन ऑफ वर्क दे दिया था, जिसने जो लॉज बनाए थे ना, वो असल में एक लाइन ऑफ वर्क था कि भाई काम कैसे करना है जेनेटिक्स में। उसके बाद जो भी वर्किंग हुई उनमें से बहुत से ऐसे काम थे जो मेंडल की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकले। मतलब मेंडल तो खास तौर पे मेंडल जब मर गया था तो उसके बाद तो कितना अरसा बाद जाके उसके कामों को जो है वो पजीरा ही मिली थी। ठीक है, 15 साल तकरीबन, वो एक अलग बात है। लेकिन मेंडल के जो शागिर्द थे, जो मेंडल के वर्क से इम्प्रेस हुए थे, उनको भी मेंडल से कहीं ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्किंग करने को मिली। लेकिन एक लाइन ऑफ वर्क दे दी थी मेंडल ने। सबसे पहले जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो शुरू करते हैं ना, वो मेंडल के अकॉर्डिंगली करते हैं, मेंडल के तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये मेंडल के जमाने में नहीं थी। मेंडल को ये भी नहीं पता था क्रोमोसोम क्या होता है, ना मेंडल को ये पता था कि जीन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मेंडल को। मेंडल ने जिस तरीके से वर्किंग की थी दैट वाज अमेजिंग। लेकिन मेंडल ने कुछ चीजों के नाम रखे थे, जैसे जैसे अब जरा सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें ना मेंडल के एंगल से बताने लगूं। ये सारी जेनेटिक्स हो गई, जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, बाकी जो टर्म्स आएंगी वो आगे आएंगी। अच्छा, जो मेंडेलियन वोकैबुलरी थी ना, मेंडेलियन वोकैबुलरी, या आप इसको यूं कह लीजिए कि ये वो है जो सिंपल अल्फाज में जो आपने समझाना है जेनेटिक्स को, मेंडेलियन वोकैबुलरी। ठीक है, मेंडेलियन वोकैबुलरी में पेरेंट्स इनहेरिट कैरेक्टर्स into their parents, into their offsprings। पेरेंट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं। दीज कैरेक्टर्स एक्चुअली वेरी विद इन द प्रोजेनी ऑफ वन पेरेंट, विद इन द प्रोजेनी ऑफ वन पेरेंट। एक ही पेरेंट की औलाद में, प्रोजेनी का मतलब होता है नस्ल, वन पेरेंट, एक ही पेरेंट की औलाद में ये कैरेक्टर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर आपको दे दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेट ऑफ कैरेक्टर एक ही तरह का अपीयर हो। ये जरा बात अब जो है वो समझने वाली है, और ये जो है वो आप लोगों के लेवल की हद तक जो बात है वो तकरीबन यहां से आगे आपको सारी बातें समझने में बहुत आसानी होगी। बेटा, हर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, उन कैरेक्टर्स में वेरिएशन आती है। जरा देखिएगा कि वेरिएबल्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। जो वेरिएबल होते हैं ना उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा बेटा, एक चीज है आई कलर, एक चीज आई कलर है। आई कलर जो है ना, क्या आई कलर वेरी कर सकता है? आई कलर वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता? दो बहन भाइयों में, एक ही माँ बाप की एक नस्ल में आई कलर वेरी कर सकता है? कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब है आई कलर है एक अदद कैरेक्टर।
इसकी जो वैरायटीज शो होंगी वो क्या होगा, वो होंगे इसके ट्रेड्स, उसकी वैरायटीज जो हैं वो ट्रेड्स होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि आई कलर है, कौन सा कलर है, ब्लैक, तो ब्लैक एक ट्रेड है। आई सॉरी, जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरी करता रहता है। जैसे कैरेक्टर है आई कलर, लेकिन जो उसका ट्रेट है वो या ब्लैक है या ब्लू है या इवन समटाइम ग्रीन है या ब्राउन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन लैंग्वेज में जो चीजें माँ बाप से बच्चों में जाती हैं वो कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं असल में उनके अंदर वेरिएशन आती है। आप लोगों को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोगों को बड़ी आराम से समझ आ जाएगी कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क होता है। बेटा एक चीज है हाइट, हाइट को मैं इंचेस में नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ जी एक कैरेक्टर है टॉल और एक कैरेक्टर है ड्वार्फ। हाइट की दो वैरायटीज हैं, ठीक है, एक वर्ड है हाइट, ठीक है। हाइट की दो वैरायटीज हैं, टॉल और ड्वार्फ। बेटा कैरेक्टर कौन सा है, ट्रेट कौन सा है? कैरेक्टर हाइट है और अच्छा ट्रेट टॉल और ड्वार्फ है। जी, कोई और? मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ ये सही है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से, लोग कम। जी जी, कैरेक्टर कौन सा है और ट्रेट्स कौन से हैं इस एग्जांपल में? हाइट कैरेक्टर है और टॉल और ड्वार्फ ट्रेट है। जी ठीक है, अच्छा एक और आ गई ओपिनियन, किसी के ओपिनियन से डिफरेंट हो विद लॉजिक। प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग आंसर बातों को करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि सर ने आगे से पूछना है क्यों, अगले लम्हे सर का क्यों जो है वो मुंह से निकल आता है, तो इसलिए जो है वो फिर आप लोग, कोई बात नहीं बेटा, क्यों कभी आप आंसर देने की कोशिश करें। हाँ जी, चलें बात को खत्म करते हैं, टाइम कम है। बेटा जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर वो है हाइट, क्योंकि ये कॉमन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये सारे बच्चों में कॉमन है। लेकिन क्या टॉल और ड्वार्फ सब बच्चों में कॉमन है? नहीं, किसी में टॉलनेस है, किसी में ड्वार्फनेस है। कैरेक्टर सब में सेम है, आई कलर भी तो कैरेक्टर है, कोई मेरे अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर जो है ये कांस्टेंट रहेगा, सारे बच्चों में कैरेक्टर वही जाएंगे। हर एक बच्चे में मदर और फादर से कैरेक्टर एक तरह के जाते हैं, उनके आगे उनकी जो वैरायटी निकल के आती है वो ट्रेट होता है, ठीक है। इसको आप जो है वो एक और अंदाज से भी कह सकते हैं, जैसे मदर और फादर जो हैं उनसे क्या ट्रांसपोर्ट होता है, स्किन कलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। स्किन कलर जो है वो अगली नस्ल में जाता है, तो स्किन कलर जो है वो सांवला भी होता है, ठीक है। आप इसको जो है वो डार्क भी कह सकते हैं, डार्क भी कह सकते हैं, इसको आप जो है वो माइल्ड डार्क भी कह सकते हैं। चलिए हम तीन इसके बना लेते हैं, क्योंकि स्किन के मल्टीपल जीन्स होते हैं, और आप वाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन है ये तीनों ट्रेट्स हैं, और स्किन कलर कैरेक्टर है। तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चीज जाएगी दैट वुड बी द कैरेक्टर, एंड इफ दैट कैरेक्टर वेरीज इट वुड बी ट्रेट। अब यहां से आप लोगों को एक बहुत, मैंने ना सिंपल बात बता दी, कैरेक्टर चेंज नहीं होता, कैरेक्टर एक ही रहता है। उस कैरेक्टर में वैरायटी आती है, वो वैरायटी चाहे आपके लिए नुकसानदेह हो चाहे आपके लिए फायदेमंद हो, वो वैरायटी जो है वो ट्रेट कहलाए, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर आइए मेंडल के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए, मैंने अभी एक दो बातें आपको नहीं बताई, लेकिन उनको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। यहाँ पे ना जीन पूल की एग्जांपल है, जीन पूल आप लोगों को बताऊंगा। पहले कैरेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे। बेटा ये जो आप लोगों के पास ये पूरा टेबल है, अगर आपके सामने यहाँ पर बुक्स ओपन है, तो ये जो आप लोगों के सामने पूरा टेबल है ना, इसमें जो आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे गिवन है दैट इज कैरेक्टर, दैट इज कैरेक्टर। और जो दरमियान में मौजूद हैं ये जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो हैं दोनों ये ट्रेड्स, ये ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब ये ट्रेड्स जो हैं ये वेरी कर रहे हैं। अब प्लांट्स की हद तक ट्रेड
या प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस माइनस से मुराद एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन एनिमल्स में आके ये बात जो है वो डिफरेंट हो जाती है समटाइम। वे एनिमल्स में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, एनिमल्स में ये डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ कांस्टेंट है तमाम प्लांट्स में, सब कुछ कांस्टेंट है। ये देख लीजिए, पोजीशन है, पॉड कलर है, पॉड शेप है, सीड कलर है, सीड शेप है, सब में है ये। लेकिन इस एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में वैरायटी आ रही है, तो इसको आप कहेंगे ये सारे के सारे ये वाले ट्रेड्स, ठीक है। सो ये अब मैंने इतनी बार जो एक बात रिपीट की है ना, असल में उसकी वजह ये है कि आगे आप लोगों की बुक में या इस चैप्टर में, या मुझे अगर चैप्टर और बुक का मैं रेफरेंस ना भी दूं तब भी जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है, जिसको समझना जरूरी होता है, दैट इज नंबर 1 जीनोटाइप, या और पीछे चले जाएं एलील्स, उनकी जीनोटाइप, फिनोटाइप, उसके बाद ट्रेट, उसके बाद या उससे पहले कैरेक्टर, फिर एंड पे ट्रेट। ये सारा कुछ अगर आप समझ लेते हैं फिर देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन जेनेटिक्स, फिर आप जो है वो एंजॉय करते हैं। क्योंकि मेंडेलियन लॉज जो हैं वो लॉज सारे के सारे किस पर बेस करते हैं? कोई भी लॉ हमेशा थ्योरी बेस्ड होता है, कोई भी लॉ बगैर थ्योरी के नहीं बन सकता। अगर मेंडल ने एक लाइन ऑफ वर्क दे दिया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, देन इट इज अ लॉ, ओके फाइन। लेकिन वो किस पर बेस कर रहा है? वो थ्योरी पर बेस कर रहा है। और अगर वो थ्योरी पर बेस कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? असल चीज जो है वो थ्योरी है। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेंडेलियन असल में जो लॉज हैं वो सारे के सारे थ्योरी बेस्ड हैं। मेंडल ने भी पहले पूरी एक थ्योरी अपनी तरफ से एस्टेब्लिश की थी, जिसके बारे में उसने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो कि उस वक्त के जमाने में कभी होता था, 1600s में कहीं उसने जो है वो किए थे। तो उस वक्त के जमाने में कितनी को डेवलपमेंट हुई होगी। लेकिन जब तक उसने एक लाइन ऑफ वर्क नहीं बना लिया, उसने एक थ्योरी नहीं बना ली, उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग की, वरना उससे पहले उसके ऊपर वर्किंग इम्पॉसिबल थी, ठीक है। सो अब आइए एक छोटी सी टर्म है उसको समझ लेते हैं। बेटा जीन पूल क्या होता है? जीन पूल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जीन पूल ना एक लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको समझिएगा। बेटा ये जो जीन पूल है ना, ये है ऑल द जीन्स इन ए सिंगल पॉपुलेशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक टर्म और बता देता हूं। इसको मैं एक और अंदाज से डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक और टर्म बता के फिर इसको एक और अंदाज से डिफाइन करूंगा। एक टर्म और होती है जिसको आप कहते हैं जीनोम। जीनोम होता है ऑल द जीन्स विद इन ए सिंगल इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल में जितने जीन होते हैं उन सब को आप क्या कहते हैं? उन सब को आप जीनोम कहते हैं। जैसे आपके जितने जीन्स हैं आपकी अपनी बॉडी के अंदर, वो जीनोम है। जीन पूल क्या है? ऑल द जीनोम ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोम। यानी आप जब तमाम जीनोम्स को कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं, कलेक्टिवली उसकी बात करते हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोम। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जीनोम क्यों इंपॉर्टेंट है? जीनोम जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, एक तो आपको किसी भी पॉपुलेशन का अगर जेनेटिक ट्रेंड पता करना हो, जेनेटिक ट्रेंड ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी वो पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिकली कैसी है, ठीक है। दूसरा, ये जो जीन पूल होता है ना, जीन पूल, ये असल में आपको इस बात की हेल्प करता है कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि फलां पॉपुलेशन में एवोल्यूशन किस लेवल पर जा रही है। यानी अगर एक जीन पूल में चेंज आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि उस पॉपुलेशन में, जीन पूल का क्या मतलब है? पूरी पॉपुलेशन का जीनोम है ना, पूरी पॉपुलेशन के तमाम जीनोम्स को, पूरी पॉपुलेशन के तमाम जीन्स को मिला के आपने क्या कह दिया? जीन पूल। अगर उस जीन पूल में चेंज आ रहा है, अगर उस जीन पूल में वेरिएशन आ रही है, देन इट वुड बी
कॉजिंग द एवोल्यूशन। तो ये जो जीन पूल है ये आपको एक खास किस्म की ब्रांच अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जो किसकी ब्रांच है एक्चुअली, जेनेटिक्स की ब्रांच है, जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी पूरी पॉपुलेशन की जेनेटिक्स जो है वो असल में जीन पूल पर डिपेंड कर रही होती है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स ही कॉज बनती है आगे एवोल्यूशन का। जितनी पॉपुलेशन के जीन्स में वेरिएशन आएगी उतनी एवोल्यूशन आएगी, ठीक है। सो दैट इज वाई जीन पूल इज डिस्कस्ड हियर। लेकिन आपने यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल पे कुछ नहीं डिस्कस करना इस चैप्टर में। आगे एक चैप्टर है उसमें आपने पॉपुलेशन लेवल पे डिस्कस करना है, 24th चैप्टर है आपका। लेकिन स्टिल जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो जीनोम है एक्चुअली वो सिंगल इंडिविजुअल के तमाम जीन्स, और जीन पूल जो है वो तमाम पॉपुलेशन के कलेक्टिव जीनोम, तमाम पॉपुलेशन के कलेक्टिव जीन्स जो है वो जीन पूल। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन?